प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको समाजशास्त्र प्रथम का नया चैप्टर सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं, हम अपना अगला चैप्टर है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। तो बच्चों, जहाँ पर सामाजिक विषमता की बात आती है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण यानी विषमता का अर्थ होता है स्तरीकरण से। तो सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए, संसार में कोई भी ऐसा समाज नहीं है, संसार में जितना भी समाज है, समाज का तात्पर्य होता है जातियों से, चाहे वह ब्रह्म समाज हो, जो भी समाज हो, ब्राह्मण समाज, कायस्थ समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, शूद्र समाज, यानी समाज में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें सभी व्यक्ति एक समान ना हो, एक समान हो। यानी जितने भी समाज हैं, जब मैंने बताया आपको, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे कायस्थ समाज हो, या शूद्र समाज हो, या वैश्य समाज हो, सभी समाजों के सभी व्यक्ति एक समान हो। अर्थात ऊंच नीच की भावना प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। यानी जो हमारे बीच में सबसे बड़ी भावना ऊंच नीच और जाति पात की भावना है, वो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। यह भावना केवल जाति पात और ऊंच नीच की नहीं, बल्कि धन, दौलत, प्रतिष्ठा तथा सत्ता का वितरण प्रत्येक समाज में असमान रूप में पाया जाता है तथा इसी असमान वितरण के लिए सामाजिक स्तरीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कह सकते हैं आप कि चाहे वो धन, दौलत, प्रतिष्ठा तथा सत्ता का वितरण हो, या जाति पात या ऊंच नीच की भावना हो, इसी के असमान वितरण के लिए सामाजिक स्तरीकरण का शब्द प्रयोग किया गया है। यानी जहाँ पर ये समान नहीं है, यानी धन दौलत समान नहीं है, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा या सत्ता समान नहीं, या जात पात की भावना बनी हुई है, तो इसी असमान वितरण के लिए सामाजिक स्तरीकरण का शब्द प्रयोग किया गया। यानी समाज में सभी के लिए स्तरीकरण, यानी सबका स्तर किस रूप में है, समाज में किस जाति का स्तर या किसका स्तर किस रूप में है, इसका आकलन करने के लिए सामाजिक स्तरीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि विभिन्न श्रेणियों में ऊंच नीच का आभास होता तो वह स्तरीकरण है। यानी जो हमारी विभिन्न श्रेणियां हैं, चाहे वो मैंने भी बताया, चाहे वो धन दौलत से संबंधित हो, पद प्रतिष्ठा से संबंधित हो, या जात पात की भावना, ऊंच नीच की भावना से संबंधित हो, तो ये जो श्रेणियां ऊंच नीच का आभास, यानी जिन श्रेणियों से ऊंच नीच का आभास होता है, वही स्तरीकरण है। समझ गए बच्चों? तो कहने का तात्पर्य है कि जो समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग अर्थात जातियां पाई जाती हैं, उनके बीच में जो स्तरीकरण यानी ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, तो वही स्तरीकरण ही, यानी वही ऊंच नीच की भावना ही स्तरीकरण कहलाती है। क्योंकि सभी जातियां एक समान नहीं होती, सभी में कोई ऊंची जाति होती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चार वर्ण जैसे हम ले लेते हैं, तो इनमें सभी वर्ण समान नहीं है, तो इनके बीच में जो भावनाएँ पाई जाती हैं ऊंच नीच की, वही हमारी स्तरीकरण कहलाती हैं। समझ गए? अब देखिए सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों सामाजिकरण का अर्थ। यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ मैंने पढ़ाया था आपको, अब यहाँ पढ़ाते हैं सामाजिकरण का अर्थ। तो सामाजिकरण की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें समानता तथा असमानता दोनों पाई जाती है। यानी सामाजिकरण की जो प्रमुख विशेषता है, तो उसमें क्या है, समानता और असमानता दोनों ही पाई जाती है। कहने का तात्पर्य जो समाज है हमारा, सामाजिकरण में जो समाज है उसमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, तो उसमें समानता और असमानता दोनों पाई जाती है। इसी को इन सामाजिकरण कहते हैं। आयु, लिंग, योग्यता, धन आदि के आधार पर यह सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। चाहे वह आयु के आधार पर हो, यानी सभी समान आयु के नहीं, चाहे जाति पात के आधार पर, यानी कोई न कोई उम्र में छोटा बड़ा होता है, जाति पात में बड़ा होता है, धन दौलत में बड़ा होता है, तो इस प्रकार सभी एक दूसरे के समान नहीं है। तो ये असमानता समाज में विभिन्न आधारों पर देखने को मिलती है। इसी असमानता के कारण समाज में विभिन्न वर्ग देखने को मिलते हैं और ऊंच नीच की भावना भी पाई जाती है। यानी जो हमारे वर्ग होते हैं उन्हीं के बीच में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। इसी ऊंच नीच की भावना के आधार पर समाज का जो वर्गीकरण किया गया है, इसी को सामाजिक स्तरीकरण के नाम से पुकारा जाता है। यानी ये जो ऊंच नीच की भावना है, इसी के आधार पर समाज का जो वर्गीकरण किया गया है, समाज का जो विभाजन किया गया है, अर्थात जातियों का जो विभाजन किया गया है, उसी को सामाजिक स्तरीकरण के नाम से पुकारा
जाता है। तो इसके लिए एक परिभाषा है बच्चों मूरे के अनुसार, यानी मूरे ने कहा था कि स्तरीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है, यानी जो स्तरीकरण है या जातियों का स्तर है, समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को उच्च अथवा निम्न सामाजिक इकाइयों में विभाजित कर दिया गया हो। यानी कह सकते हैं बच्चों आप कि स्तरीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को उच्च अथवा निम्न सामाजिक इकाइयों में विभाजित कर दिया गया हो। और इसके अतिरिक्त दूसरी भी परिभाषा हमारी है कि अकबर ने एवं निमकाब के अनुसार कि स्तरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं यानी जो सामाजिक स्तरीकरण है या वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति या समूह एक स्थिर स्थिति की क्रमबद्धता में बांटे जाते हैं, यानी क्रमबद्धता में बांटे जाते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों कि जिस व्यक्ति का समूह जो या जाति जो वर्ण होता है वो एक स्थिर होता है और उसी के रूप में उसका यानी जो विभाजन होता है वो क्रमबद्ध विभाजन हो जाता है, उसी में उनका बंटवारा हो जाता है और उसी में वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए उस जो जिस श्रेणी में उसे विभाजित किया जाता है उसे ही हम स्तरीकरण कहते हैं। समझ गए? तो आपने इसमें पढ़ा कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाषा, फिर सामाजिकरण का अर्थ, फिर सामाजिकरण की परिभाषा मूरे के अनुसार और अकबर ने एवं निमकाब के अनुसार। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक बार पुनः आपको बता दे रहे हैं कि हमारा वीडियो अंत तक देखने के बाद कमेंट्स के जरिए यह ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करें। तो अब देखते हैं बच्चों स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं। यानी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है बच्चों, जितने ही हम ये हेडिंगों का प्रयोग करते हैं यानी जो महत्वपूर्ण बिंदुओं का प्रयोग करते हैं इनको आप प्रश्न के रूप में कह सकते हैं। जैसे यह प्रयोग कर सकते हैं, जैसे स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताएं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 पद सोपान क्रम। पद सोपान क्रम क्या है कि इसमें जो जातियां होती हैं उच्च या निम्न जातियां, तो उनका एक अपना पद सोपान होता है, यानी जो उच्च वर्ण की जातियां होती हैं उनका एक अपना पद होता है, वो निम्न वर्ण की जातियों को अपना दास या गुलाम बनाकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते रहते हैं। तो पद सोपान क्रम यानी जिनका पद ऊंचा होता है उन्हें उच्च वर्ण में सम्मिलित किया जाता है, जिनका पद निम्न होता है नहीं कह सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली है वही प्रक्रिया यहाँ पर सेम आ जाती है। जो ब्राह्मणों को उच्च स्थान, क्षत्रियों को और वैश्यों को उच्च स्थान प्रदान किया गया तथा जो शूद्र होते थे तो उनको निम्न वर्ण यानी निम्न वर्ण में शामिल किया जाता था। तो इसलिए यह पद सोपान क्रम है। दूसरा निश्चित कार्य स्थिति व निश्चित कार्य, यानी इन जातियों का जो निम्न वर्ण की जातियां होती हैं जिनका बंटवारा किया गया है, स्तरीकरण किया गया है, तो उनकी स्थिति व कार्य जो होते हैं उनकी जाति के अनुसार ही विभाजित कर दिए जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि जो ब्राह्मण होते थे उनका कार्य पूजा पाठ विद्या अर्जन कराना, क्षत्रियों का कार्य कह सकते हैं आप बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, वैश्यों का कार्य क्या था व्यापार करना और कह सकते हैं कर्ज देना, और जो शूद्र थे तो उनका कार्य भी इन सभी लोगों की सेवा, इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो इसलिए उनकी स्थिति व कार्य उनको उनकी जाति के अनुसार निर्धारित कर दिए जाते थे। ठीक है। फिर कार्य की प्रधानता। अब देखिए जैसा जो वर्ण होता है उसके कार्य की वैसे ही प्रधानता होती है, यानी जो उच्च वर्ण का होता है उसका कार्य की प्रधानता उच्च वर्ण की होती है, जो निम्न वर्ण का होता है उसको निम्न वर्ण में शामिल कर दिया जाता है। फिर वर्गीय अंतःनिर्भरता। वर्गीय अंतःनिर्भरता यानी जो संपूर्ण वर्ग होते हैं चाहे वो उच्च वर्ण के हों या निम्न वर्ग के हों, सभी वर्ण आपस में एक दूसरे से अंततः कह सकते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो अपने निम्न वर्ग के लोगों से निर्भर के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो अपने उच्च वर्गों के साथ निर्भर करते हैं। फिर वर्गीय योग्यता परीक्षण। वर्गीय योग्यता परीक्षण का तात्पर्य बच्चों किससे होता है कि जो जिस वर्ग में निपुण होता है, यानी अपने वर्ग में सभी निपुण होते हैं, तो जो जिसका कार्य होता है उसकी योग्यता का परीक्षण उसके कार्यों के आधार पर किया जाता है। ठीक है। तो समाजीकरण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है? पद सोपान क्रम, निश्चित स्थिति व कार्य, कार्य की प्रधानता, वर्गीय अंतःनिर्भरता और वर्गीय योग्यता परीक्षण। 5 मैंने मुख्य रूप से लिख दी हैं जो आपके लिए विशेष महत्व रखती हैं। फिर आगे देखते हैं बच्चों, हमारा नया प्रश्न बनता है कि समाज के वंचित वर्ग या समूह से क्या आशय है। समाज के जो वंचित वर्ग हैं या समूह से क्या आशय है। तो इसमें देखिए वंचित वर्ग का तात्पर्य बता दें, जो पिछड़े वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, उन्हें हम वंचित वर्ग कहते हैं। तो प्राय सभी समाजों में कुछ ऐसे वर्ग या समूह होते हैं जिन्हें सामान्य से काफ़ी कम अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यानी सभी समाजों में कुछ ऐसे वर्ग या समूह होते हैं जिन्हें सामान्य जो होते हैं सामान्य से भी कम अधिकार एवं सुविधाएं
प्राप्त होती हैं। ये अधिकार एवं सुविधाएं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक या पारिवारिक हो सकती हैं। यानी ये जो सुविधाएं होती हैं ये आर्थिक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी हो सकती हैं, शैक्षिक भी हो सकती है, राजनीतिक या पारिवारिक भी हो सकती हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को वंचित वर्ग या समूह कहा जा सकता है। यानी भारतीय समाज में जैसे अनुसूचित जातियाँ होती हैं या अनुसूचित जनजातियाँ हैं या अन्य पिछड़े वर्ग है तथा महिलाओं को भी वंचित वर्ग के समूह में रखा जा सकता है। ठीक है। फिर अगला हमारा है अस्पृश्य जातियाँ किन्हें कहते हैं। अस्पृश्य यानी जो छुआछूत की भावना से युक्त जो जातियाँ होती हैं उन्हें हम अस्पृश्य जातियाँ, निम्न वर्ग की जो जातियाँ होती हैं उन्हें हम बच्चों अस्पृश्य जातियाँ कहते हैं, जिन्हें छूने पर हमारा प्रतिबंध होता है। तो अस्पृश्य जातियों से अभिप्राय उन जातियों से जिन्हें पारस्परिक रूप से अपवित्र समझा जाता है। समझ गए। अपवित्र का अर्थ होता है जो निम्न वर्ग की जातियाँ होती हैं जिनके साथ हम खान पान या संपर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं, वो हमारी निम्न वर्ग की जातियाँ होती हैं, उन्हें ही हम कह सकते हैं अस्पृश्य जातियाँ। तथा समाज की अन्य जातियाँ उन्हें अपने से दूर रखती हैं। यानी जो कह सकते हैं आप शूद्र कैटेगरी के लोग, जिन्हें हम सामान्य जातियों से अलग रखते हैं, तो ऐसी जातियाँ अस्पृश्य या छुआछूत समझी वाली जातियाँ, भेदभाव वाली जातियाँ कहा जाता है। ठीक है। तो इसके लिए अस्पृश्य जातियों के बारे में जे.एस. घुरिये के अनुसार, यानी जे.एस. घुरिये ने कहा है कि मैं अस्पृश्य जातियों की परिभाषा उस समूह के रूप में कर सकता हूँ जिसे कुछ समय के लिए अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। यानी मैं अस्पृश्य जातियों की परिभाषा उस समूह के रूप में कर सकता हूँ जिसे कुछ समय के लिए अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखा गया है। फिर अब देखिए असक्षमता से क्या आशय है। असक्षमता, अब देखिए ये नया प्रश्न आपका बनता है कि असक्षमता किसे कहते हैं या इससे क्या आशय है। तो असक्षम क्या होता है, यानी किसी कार्य को ना करने में व्यस्त हो किंतु उस कार्य का पूर्ण ना होना ही असक्षमता कहलाता है। यानी कार्य करने की प्रक्रिया लागू हो किंतु कार्य पूर्ण ना हो पाए, उसमें सक्षम ना हो तो उसे असक्षमता, यानी किसी कार्य को करने में सक्षम ना हो तो उसे असक्षमता कहते हैं। तो किसी भी, इसकी परिभाषा होती है बच्चों की, किसी भी कारण से न्यून क्षमताओं से युक्त व्यक्ति, यानी जो निम्न क्षमताओं से युक्त व्यक्ति असक्षम माना जाता है। यानी किसी भी कारण से न्यून क्षमताओं से युक्त व्यक्ति को असक्षम माना जाता है तथा उसकी इस स्थिति को असक्षमता कहा जाता है। यानी कोई भी कार्य हो उसे न कर पाने वाला व्यक्ति ही असक्षम व्यक्ति कहलाता है। समझ गए। असक्षमता जन्मजात भी हो सकती है तथा गंभीर बीमारी या दुर्घटना के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकती है। यानी ये जो असक्षमता होती है ये जन्मजात भी कुछ लोगों में होती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या अन्य कोई गोपनीय आधार पर कह सकते हैं असक्षम होते हैं व्यक्ति। तो यह जो असक्षमता होती है यह गंभीर बीमारी के कारण भी आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है, या दुर्घटना के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो जाती है, या कभी कदार या जन्मजात भी हो जाती है। समझ गए। तो इसे हम कहते हैं, यानी किसी कार्य को करने की लालसा हो किंतु उसे शारीरिक निर्योग्यता के आधार पर ना कर पाना ही असक्षमता कहलाता है। ठीक है। अब आगे देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी। देखिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1928 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक संस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना था। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1928 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक संस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना था। समझ गए। तो अब देखते हैं बच्चों आगे हम आते हैं जाति व्यवस्था के संदर्भ में निर्योग्यता से क्या आशय है। जाति व्यवस्था के संदर्भ में निर्योग्यता से क्या आशय है। तो जाति व्यवस्था की मान्यता के अनुसार कुछ जातियां उच्च हैं तथा कुछ निम्न हैं। तो उच्च जातियों ने निम्न जातियों पर कुछ अंकुश या पाबंदियां लगा रखी थी। इन्हीं पाबंदियों को ही हम कह सकते हैं, इन्हीं पाबंदियों को जाति व्यवस्था के संदर्भ में निर्योग्यता कहा गया है। ठीक है। यानी ये जो जाति व्यवस्था थी बच्चों, इसकी मान्यता के अनुसार कुछ उच्च जातियां होती हैं और कुछ, यानी जो हमारा समाज है यह विभिन्न प्रकार की जातियों से भरा हुआ है। तो इसमें कुछ जातियां अपने आप को उच्च साबित करती हैं तथा कुछ जातियां निम्न पर साबित करती हैं। तो इसमें जो उच्च जातियां होती हैं वो निम्न जातियों के ऊपर कुछ अंकुश या पाबंदियां लगा देती हैं। तो इन्हीं पाबंदियों को जाति व्यवस्था में ही निर्योग्यता कहा जाता है, जिनमें से मुख्य निर्योग्यताएं सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रही हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न बच्चों हमारा क्या बनता है कि निम्न जातियों की निर्योग्यताएं क्या क्या थी। यानी ये जो निम्न जातियां थीं, ये निम्न जातियों पर क्या क्या, जो उच्च जातियां थी और निम्न जातियों के ऊपर क्या क्या अंकुश लगाती थी।
तो इसके संदर्भ में नियोग्यताएँ जो हैं वो निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखिए उच्च जातियों के जल स्रोतों यानी जो कुआं था उससे जल प्राप्त करना वर्जित था। यानी जो निम्न जातियां थी तो ये उच्च जातियों के कुओं से जल नहीं ले सकती थी, इनके ऊपर यह प्रतिबंध लगा हुआ था या इन्हें जल लेने के लिए वर्जित कर दिया जाता था। दूसरा है उच्च जातियों से मेलजोल या संपर्क पर प्रतिबंध था। यानी ये उच्च जातियों के लोगों के साथ मेलजोल या संपर्क स्थापित नहीं कर सकते थे, उनके कृषि क्रियाकलाप में भाग नहीं ले सकते थे। ठीक है। तीसरा है उच्च जातियों के सम्मुख जाने पर भी पाबंदी थी। यानी जो उच्च जातियों के संपर्क में जाने पर भी, उनके पास निकलने पर भी, उठने बैठने पर भी पाबंदियां थी। तो निम्न जातियों की नियोग्यताएं ये हो गई हमारी। अब देखते हैं बच्चों, हमारा एक प्रश्न और आगे बनता है कि पिछड़े वर्ग से क्या आशय है, यानी पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं। तो समाज के उन समूहों को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक, यानी समाज के उन समूहों को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों। इसमें छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिक आते हैं। तो ये जो है वो पिछड़े वर्ग यानी जिनके पास आर्थिक व्यवस्था कम होती है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, इसमें से छोटे किसान और भूमिहीन किसान आते हैं। इन्हें ही हम पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करते हैं। समझ गए। अब देखिए अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है या अल्पसंख्यक वर्ग किसे कहा जाता है। तो देखिए अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण समाज की कुल जनसंख्या में वर्ग या समूह की स्थिति के आधार पर होता है। जिन समूहों का कुल संख्या में न्यून प्रतिनिधित्व होता है उन समूहों को अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। व्यवहारिक रूप से जिस समाज में जिस धर्म या जाति के सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है वे अल्पसंख्यक हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारा समाज है एक, उसमें ये जो हमारा समाज, इस पृथ्वी पर जो हमारा समाज है इसमें जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, तो इसमें जो जिस जाति की कह सकते हैं आप जिस जाति का प्रतिशत सबसे कम होता है, यानी मान लीजिए कि जिस जाति का प्रतिशत सबसे कम होता है उस जाति को हम अल्पसंख्यक यानी कम संख्यक वाला, कम या इनका जो संख्या का प्रतिशत होता है वो सबसे कम होता है, तो उन्हें ही हम अल्पसंख्यक जाति कहते हैं। समझ गए। यानी समाज में जिन जातियों की संख्या बहुत कम होती है ऐसी जातियों को हम अल्पसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक जातियाँ कहते हैं। समझ गए। ठीक है। तो बच्चों हम यहीं पर अपने वीडियो को विराम देते हैं तथा इस चैप्टर का पार्ट 2 हम अपने अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए बच्चों एक बार पुनः बता दे रहे हैं, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करते हैं तथा कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।